Assalamu alaikum student. My name is Ibtisam Tahir and welcome to School of Professional Accountancy. Today we'll be discussing a topic of managerial level 2 advanced management accounting which is named as limiting factor analysis. तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेपर के अंदर इसका क्या एस्पेक्ट है, कितना रोल है, और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जितने भी लेक्चर्स होंगे हम उन सब का ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाजमी डिस्कस करेंगे कि इन फ्यूचर जब आप लोग जाएंगे, आप लोग निकलेंगे, तो ये चीजें आपने कहाँ पे यूज करनी है। तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये यूज किया जाता है प्लानिंग के अंदर बेसिकली। जब आप लोग जो है प्लानिंग की फील्ड के अंदर जाएंगे, आप कॉस्टिंग एंड बजटिंग में जाएंगे, तो जब आप प्रोडक्शन प्लान्स बनाते हैं डिपार्टमेंट्स के, तो वहाँ पे आपको रिक्वायर होता है कि जी ये मटेरियल शॉर्ट हो गया, ये लेबर शॉर्ट हो गई, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारा जो रोल है, ये सारा टॉपिक वहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। Limiting factor basically means that the scarce resource that prevent us to achieve the normal plan। अभी एक हमारा नॉर्मल प्लान था, उसको अचीव नहीं करने दे रहा, क्या एक स्कार्स रिसोर्स, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। आप स्कार्स रिसोर्स भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम है इसके। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने तीन प्रोडक्ट्स बनाने, तीन मेडिसिन बनानी थी, A B and C। 100 ए बनानी थी, 100 बी बनानी थी, 100 सी बनानी थी। अब जब आप बनाने बैठे, आपने प्रोडक्शन वालों से पूछा कि मटेरियल वालों से पूछा कि कितना मटेरियल है, लेबर है, मशीन्स हैं, सब कुछ आपने जब एवेल्यूएशन करना स्टार्ट की, तो आपको पता लगा कि हमारे पास तो लेबर शॉर्ट है, हमारे पास तो इतने घंटे ही नहीं है, हमने तो एक दिन में बना के देना है, और हमारे पास तो 100 आवर्स चाहिए थे, हमारे पास तो 50 आवर्स हैं। तो फिर आप देखोगे कौन सी मेडिसिन बनानी चाहिए और कौन सी नहीं बनानी चाहिए। बेसिकली वो जो स्कार्स रिसोर्स है वो क्या है, हमारे पास और है। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि किसको बनाएं और किसको ना बनाएं। वो हम किसकी बेस पे देखेंगे, वो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन की बेस पे। अब ये थोड़ा सा ख्याल करना है कि हम प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे, हम पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। जिसका ज्यादा होगा उसको हम प्लान करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको टॉपिक समझाने के लिए तीन की एग्जांपल दूंगा। डिमांड हो सकती है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिमांड कंस्ट्रेंट की तरफ। Demand constraint occur when the demand for a product or a service exceeds the capacity of the business to supply it. This could be due to the factors such as market saturation, seasonal fluctuations, or limited customer interest. अब डिमांड कंस्ट्रेंट क्या होता है? डिमांड कंस्ट्रेंट ये होता है कि आपके पास प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी, प्रोडक्शन की रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उतनी डिमांड ही नहीं है। जैसे कि अब मोबाइल कंपनीज में, मोबाइल की एग्जांपल ले लें, गैजेट्स की ले लें, 2-3 साल के बाद वो चीज़ आपको मार्केट से खत्म होती हुई नजर आ जाती है। तो अब कंपनी बना तो सकती है, लेकिन उस चीज की डिमांड ही नहीं है, वो बना के क्या करेगी। ठीक है, तो ये एक डिमांड कंस्ट्रेंट है। ये किस वजह से होता है? मार्केट सैचुरेशन की वजह से हो सकता है, सीजनल फ्लक्चुएशन है। लेट्स से आइसक्रीम है, आइसक्रीम गर्मियों के अंदर उसकी इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि जो कंपनीज होती हैं उनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो जो है उसको दे सकें। प्रोडक्शन कैपेसिटी उनके पास इतनी नहीं होती कि वो मार्केट के अंदर उतना मटेरियल, उतनी जो है अपनी प्रोडक्ट भेज सके। लेकिन विंटर के अंदर जब आते हैं, यही चीज रिवर्स हो जाती है। वहां पे विंटर के अंदर क्या होता है, उनके पास कैपेसिटी हर चीज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके पास जो है डिमांड नहीं होती। अब डिमांड में क्या होता है, जब डिमांड नहीं है तो डिमांड कंस्ट्रेन है। जब विंटर के अंदर क्या है, विंटर के अंदर डिमांड कंस्ट्रेन है, लेकिन समर के अंदर क्या है, समर के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी की कंस्ट्रेन है। अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन रिसोर्सेज कंस्ट्रेन। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर काफी सारी चीजें हो सकती हैं। रॉ मटेरियल का इशू हो सकता है, स्किल्ड लेबर का हो सकता है, उसके साथ मशीन्स का हो सकता है। Constraint on production capacity may arise from limitations in machinery, factory space, workforce. When production capacity is constrained, the business cannot increase its output without making additional investment in resources or process improvements. प्रोडक्शन कैपेसिटी में लिमिटेशन कहाँ पे आ जाती हैं? मशीन्स के अंदर आ जाती हैं, फैक्ट्री की जगह कम पड़ जाती है, लेबर कम पड़ जाती है, स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। ये सारी चीजें उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लेबर के अंदर, मशीन्स के अंदर। तो एक ये लंबा प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम आप उन चीजों को
खत्म नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये सारे कंस्ट्रेंट खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। आपने जो प्लान बनाना है वो आपको इन कंस्ट्रेंट को देखते हुए ही बनाना पड़ेगा। तीसरा हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंस। फाइनेंस के कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? फाइनेंस रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से भी जो है हमारा प्लान डिस्टर्ब हो सकता है। अब हमने 3 प्रोडक्ट बनाने थे, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, उसके लिए लेबर, उन सबको पेमेंट्स करनी थी, बिजली के बिल पेमेंट करने थे, बाकी चीज़ों की पेमेंट करनी थी। अब उतने हमारे पास पैसे ही नहीं है। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम उसको कैसे बनाएँगे? हम उसको बना ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है। तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। ये हर चीज़ को ये इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर क्या-क्या हो सकता है? इसके अंदर उसकी रीज़न्स ये हो सकती हैं कि हमारे पास कैश फ्लो प्रॉब्लम है। ऑल्दो हमारी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारा डेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, जिसकी वज़ह से हमारा कैश के मसले हो सकते हैं। उसके अलावा शायद हमने कैपिटल ही इतना कम रेज़ किया हुआ है कि हमें वो मसला है। ठीक है? तो ये सारे मसले हैं, जिनको हम नज़र में रखते हुए हमें एक ऑप्टिमम प्लान बनाना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो है क्या पढ़ना है, और ये इस टॉपिक के अंदर कितना एरिया हमारे सिलेबस के अंदर आता है और कितना नहीं आता। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सिंगल होता है और मल्टी होता है। पहले हम मल्टी की बात कर लेते हैं। मल्टी कंस्ट्रेंट्स ये होते हैं कि 4-5 कंस्ट्रेंट ना एट अ सेम टाइम मौजूद होते हैं। लाइक डिमांड का भी है, प्रोडक्शन का भी है, फाइनेंस का भी है, और भी काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स है, बाकी कंस्ट्रेंट है जो एट अ टाइम मौजूद है। उन 5-6 कंस्ट्रेंट के होते हुए आपने प्लान बनाना है। वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है शैडो प्राइसिंग का, वो भी कम ही टेस्ट किया जाता है। इसके लिए ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो एसएमए के टॉपिक के अंदर यहाँ नहीं है। यहाँ पे सिंगल है। सिंगल जो कंस्ट्रेंट होता है, जैसे सिंगल डिमांड है या प्रोडक्शन है या फाइनेंस है, कोई एक कंस्ट्रेंट होगा, उसको आपको फाइंड करके एक ऑप्टिमम प्लान बना के देना होगा। या रैंकिंग पूछेगा, या वो पूछेगा किसको कितना बनाए, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये 3-4 चीज़ें वो इससे पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने लिमिटिंग फैक्टर के जो प्रॉब्लम है, जो ऑप्टिमम प्लान बनाना है, वो बनाना कैसे है। अब इसमें 4-5 स्टेप है। इसको आपने ना रटा मार लेना है कि ये स्टेप करने हैं, आप किसी सवाल में आप मार नहीं खाओगे। ठीक है? सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। अगर उसने कहीं लिखा हुआ है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, या आपने ये देने हैं, या आपको ये पेनल्टी पड़ी हुई है, या कोई इस तरह का वर्डिंग, तो सबसे पहले तो आपने वो चीज़ अपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद फिर आपने स्टेप ये करना है कि आपने स्कार्स रिसोर्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेना है। कौन-सा अच्छे से सवाल पढ़ के अपने पास लिख लेनी है, ये चीज़ स्कार्स रिसोर्स है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। उसके बाद फिर आपने कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है हर प्रोडक्ट, सिंपल जो कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। फिर हमने फाइंड करनी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। जो हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया ना जनरली, उसको हमने जो हमारी स्कार्स रिसोर्स थी ना, उस पे डिवाइड कर देना है। लेट्स से लेबर थी, ठीक है? कंट्रीब्यूशन एक प्रोडक्ट का था 10। अब उसकी लेबर स्कार्स रिसोर्स है, उस प्रोडक्ट के ऊपर 2 घंटे लगते हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 आंसर आ जाएगा। एक प्रोडक्ट थी उसके ऊपर 1 घंटा लगता है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। फिर हमने उनको रैंकिंग देनी है। जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स, जनरल में नहीं, पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स, जिसका सबसे ज़्यादा वो होगा, उसको हम क्या करेंगे, रैंक 1 दे देंगे, 2, 3, 4, 5 इस तरह रैंक दे देंगे। अब उनके ऊपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है हमारी। जो भी हमारा स्कार्स रिसोर्स थे ना, उसको वैसे एलोकेट करते जाना है। जो सबसे रैंक 1 पे है, उसको सबसे ज़्यादा दे देने हैं, मतलब जितनी उसकी डिमांड है उतनी सारी उसको कवर करेंगे अगर होती है तो। फिर हम सेकंड पे जाएँगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, इस तरह बारी-बारी चलता जाएगा। तो ये इस तरह करके हमने इस चीज़ को प्लान करना है। तो अब हम एक सवाल से एक जो है एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे सॉल्व करना है और ऑप्टिमम प्लान कैसे बनाना है। अच्छा जी, अब हम सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल से समझने की कोशिश करेंगे कि सारा प्रोसेस था क्या और इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर 4 वीक्स। द फिगर रिफ्लेक्ट द फुल कैपेसिटी लेवल ऑफ ऑपरेशन। प्लान्ड आउटपुट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम डिमांड पर प्रोडक्ट। ये सारी उसने इन्फॉर्मेशन दी। सेलिंग प्राइस 162, 14, 10, 140, और रॉ मटेरियल की प्राइसेस दे दी, डायरेक्ट लेबर दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए, फिर प्रॉफिट दे दिया, प्लान्ड आउटपुट भी उसने दे दिए। प्लान्ड आउटपुट का मतलब ये है कि डिमांड हमारी इतनी है। डायरेक्ट लेबर हॉर्स भी दे दिए कि पर यूनिट पे कितने लगते हैं। अब हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले ढूँढना था कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। द डायरेक्ट फोर्स इज़ थ्रेटन्ड टू गो स्ट्राइक फॉर 2 वीक्स आउट ऑफ द कमिंग 4। दिस मीन्स दैट ओनली 2160 hours will be available rather than usual 4320.
इसके अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हमारा पहला मसला तो हल हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने देखना था कि स्कार्स रिसोर्स कौन सा। तो जब हमने ये लाइन पढ़ी है ना, द डायरेक्ट लेबर फोर्स इज थ्रेटनिंग टू गो ऑन स्ट्राइक, तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर का कोई ना कोई मसला है। उन्होंने कहा जी 4 हफ्तों में से ना 2 हफ्तों ने उन्होंने स्ट्राइक पे चले जाना है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंस्ट्रेन है वो क्या है, वो हमारे पास है जी लेबर का। हमारे पास लेबर शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है हमारे पास, हमारे पास लेबर शॉर्ट है। हमने यहाँ पे जाके लिख लेना है कि हमारे जो स्कार्स रिसोर्स है वो क्या है, वो है लेबर ऑर्स। ठीक है। हमारे पास दूसरा स्टेप क्या था, हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड करना था। हमने जाके कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का, प्रोडक्ट डी का। कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड किया हमने, सेलिंग प्राइस में से रॉ मटेरियल की प्राइस माइनस कर दी, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो फिक्स ओवरहेड्स नहीं आते, हमने सिर्फ वेरिएबल जितनी चीजें होती हैं वो हमने माइनस करके इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, ये 46 आया। इसी तरह हमने जो है प्रोडक्ट बी का निकाल लिया, सेलिंग प्राइस में से रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स हमने माइनस कर लिए, 52 आ गया, सी का 21 आ गया और डी का 60 आ गया। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप हमारा ये था, हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स हमने फाइंड करना था। तो हमने अब वो चीज फाइंड करनी है। तो जब हमने वो फाइंड किया तो हमने लेबर आवर्स ले लिए, हमारे पास कितने हैं, 6 थे, नीचे लिखा हुआ है 8 थे, देन 3 थे, देन 2 थे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर और कितना था, वो हमने फाइंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया लेबर और के ऊपर, 46 डिवाइड बाय 6, 52 डिवाइड बाय 8, 21 डिवाइड बाय 3, 60 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर लेबर और पर स्कार्स रिसोर्स कह लो या पर लेबर और कह लो, क्योंकि लेबर और स्कार्स रिसोर्स है 7.67, 6.57 और 30 आ गया, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर लेबर ऑफ स्कार्स रिसोर्स है, पर स्कार्स रिसोर्स है। अब ये चीज देखनी है कि हमने रैंकिंग इसकी बेस पे नहीं करनी, हमने इसकी बेस पे रैंकिंग करनी है। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप हमारा है रैंकिंग। अब हम रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इसका है 30, तो रैंक 1 है। देन इसका है रैंक 2 है, देन इसका है रैंक 3 है, देन रैंक 4 है। रैंकिंग करने के बाद हमने क्या करना था, हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने यहाँ से देखा कि आउटपुट कितनी है, 300, 125, 240 और 40। डिमांड 300 है, 125 है, 240 है, 400 है। अब हम ये सारी तो पूरी कर नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास कम है। ठीक है, इनको एक को कितना चाहिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 6 और चाहिए, इसको 8 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल आवर्स रिक्वायर्ड हमें कितने हैं। हमें 1800 घंटे ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 1000 इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 720 इसको करने के लिए चाहिए, 800 इसको करने के लिए चाहिए। रैंकिंग क्या है, रैंकिंग 1 इसकी आ रही है, तो हमने सबसे पहले इसके और को, इसके 400 यूनिट को बनाना है, 800 घंटे चाहिए, तो हम 800 घंटे जो है इसको यूटिलाइज कर देंगे। फिर जो बचेंगे उसमें से फिर हम 2 पे आ जाएंगे, इसको कितने चाहिए, 1800 चाहिए, फिर हम 1800 बनाएंगे। अगर फिर भी कोई बचता है फिर 3 पे चले जाएंगे, अगर फिर भी बचता है फिर 4 पे चले जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने यूनिट्स हम बनाएंगे, कितने घंटे हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्टिमम प्लान क्या बनेगा। हम 400 यूनिट्स बना सकते हैं किसके, प्रोडक्ट डी के। 800 घंटे लग जाएंगे इसके, तो बाकी जो हमारे पास घंटे बचते हैं 2160 में से हम 800 माइनस कर देंगे, 1300 समथिंग जो बनते हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम प्रोडक्ट बी के हम उसके यूनिट्स बनाने लग जाएंगे। ठीक हो गया, ये जितने बनते होंगे हम उतने यूनिट्स इसके बना लेंगे। ये हमारा जो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा। डी और बी, डी पहले प्रोडक्ट डी और देन प्रोडक्ट ए, हम ये बनाएंगे, ये हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। अब इसके अंदर ये मैंने ऑर्स ही लिख दी हैं, ये मैंने गलत लिख दिया है। ये 13 800 ऑर्स इधर आएंगे और 1360 और इसको एलोकेट होंगे। जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास इसके 400 बनेंगे और इसके प्रोडक्ट बनेंगे गालबन 223, इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है, ये एक डेमो लेक्चर था। और कंप्लीट कोर्स जो है एएमए का, वो नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जूम के ऊपर पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और उसके अंदर आपको जो है सारे का सारा मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 दिन क्लास होगी, जिसके अंदर आपको ए मंडे या ट्यूसडे को रखी जा सकती है, ताकि एक दिन आपके पास गैप हो, आप उस चीज़ को पढ़ो और अप्रैल टाइम में हम उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, एक एक दो दो तीन तीन सवाल करेंगे, उसके बाद इस तरह हम सारा कोर्स कवर कर लेंगे ताकि अप्रैल तक जिसने भी पेपर देना है उसका कोर्स कवर हो एटलीस्ट।
फिर उसके बाद हम जो बाकी गेट्स हैं, सीमा P1 है हमारे पास, या F5 है, F9 है, ICMA के पास पेपर्स हैं, ये सारे हम करेंगे। लेक्चर्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 03161699 मोहम्मद इब्तसाम ताहिर। और आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है अपने डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।